हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द सीरीज प्रीपोजिशन। दोस्तों, प्रीपोजिशन के फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी 3 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ और उन तीनों वीडियो में भी मैंने लगभग 30 प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल में समझाया है। सभी कॉन्सेप्ट, सभी कन्फ्यूजन, सभी एक्सेप्शन, जितने भी एक्सेप्शन, सभी कुछ उन वीडियोज़ में मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, अगर आप इस सीरीज़ को पूरी अच्छी तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, आई कैन बैट यू विल नेवर बी कंफ्यूज रिगार्डिंग प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन के संदर्भ में कभी भी आप किसी भी तरह का भ्रम आपके नहीं रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन आपके जहन में नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो हमारा जो आज का जो पार्ट है, इसमें जो प्रीपोजिशन हम समझने वाले हैं, वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है, वो है टू। और टू के काफ़ी प्रयोग है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले टू के कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं तो वो देख लेते हैं। जैसे जब गो के बाद किसी जगह का नाम आता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया, एक मिनट, गो के बाद में जब किसी जगह का नाम आता है तो वहाँ हम टू का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपको बोलना, आई गो टू स्कूल, ही गोज़ टू भोपाल, ही गोज़ टू जयपुर, ही वेंट टू दिल्ली, यानी गो, वेंट, गोन, है ना। इनके बाद में जब भी कोई जगह का नाम आएगा तो उससे पहले हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है। दूसरा इसका यूज़ है टाइम बताने के लिए, हम टू का यूज़ करते हैं। किस तरीके से, जैसे आपको बोलना हो कि भाई 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो आप बोलेंगे इट्स 10 to 6। 5 बजने में 30 मिनट बाकी हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे इट्स 4:30, है ना। 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो 15 मिनट को क्वार्टर भी बोलते हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे इट इज़ 4:45। और जैसे कि एग्जांपल दिए हुए हैं, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ 10 minutes to 5। यानी इस तरीके से आपको टू का यूज़ करना है। और जनरली जब भी हम टाइम बताते हैं इंग्लिश में, तो इसी तरीके से अपने सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम बताने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। जब गो के बाद में कोई जगह का नाम होता है तो वहाँ पर भी हम टू का यूज़ करते हैं। तीसरा यूज़, एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम या एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बारे में बताने के लिए जब वाक्य में से और तक शब्द आते हैं, यानी इस सेंस में भी हम टू का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपको बोलना हो, आई वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी मंडे से सैटरडे तक, यानी से और तक का सेंस आता है, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। तो आप एग्जाम्पल देकर अच्छी तरीके से इन बातों को समझ जाएंगे। तो आई वेंट फ्रॉम भोपाल टू दिल्ली, यानी मैं भोपाल से दिल्ली तक गया, तो तक और से का सेंस आता है, तो वहाँ पर भी हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 3 यूज़ हो गए। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ यूज़ की, और फोर्थ हमारा यूज़ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तुलना करने के लिए देन की जगह टू का प्रयोग, तुलना करने के लिए देन की जगह टू का प्रयोग कुछ वर्ड्स के साथ करते हैं। ये निम्न है, यानी कुछ, ये एक तरह से एक्सेप्शन मान सकते हैं आप, कि इन वर्ड्स के साथ आप टू का प्रयोग करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। जैसे प्रीफर है, सीनियर है, जूनियर है, इन्फीरियर है, सुपीरियर है, यानी ओ आ लग रहा है जिनके लास्ट में, इन वर्ड के साथ तकरीबन हम देन के बजाय टू का यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। वैसे कंपैरिजन करने के लिए देन का यूज़ किया जाता है, और देन का यूज़ एज ए कंजक्शन भी करते हैं और एज ए प्रीपोजिशन भी करते हैं। तो वैसे जनरली कंपैरिजन करने के लिए देन का यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं इनके साथ टू प्रीपोजिशन का ही यूज़ होता है, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। प्रीफर, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इनके साथ हमेशा और हमेशा आप कभी भी देन का यूज़ नहीं करेंगे, आप टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल जैसे, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, है ना, तो मैं प्रीफर करता हूँ टी को कॉफ़ी के बजाय, है ना। तो यहाँ पर प्रीफर टी देन कॉफ़ी नहीं होगा, टू ही कॉफ़ी होगा। क्यों? क्योंकि प्रीफर के साथ हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। ही इज़ सीनियर टू मी, वो मुझसे सीनियर है, ठीक है ना। तो ही इज़ सीनियर देन मी नहीं होगा, ही इज़ सीनियर टू मी, यू आर जूनियर टू मी। तो इस तरीके से कहने का मतलब है, प्रीफर, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इनके साथ हमेशा और हमेशा और हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। अब बात करते हैं हमारे अगले यूज़ की, और टू का अगला प्रयोग होता है जब हम किसी को इनवाइट करते हैं किसी इवेंट या पार्टी में, तो टू का यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको बोलना हो, ही इनवाइटेड मी टू हिज वेडिंग, ही इनवाइटेड मी टू डिनर, है ना, सी इनवाइटेड मी टू अ बर्थडे पार्टी। यानी किसी भी इवेंट, किसी भी ओकेजन, किसी भी पार्टी पर जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो उस ओकेजन से पहले आप टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा और हमेशा ध्यान रखना कि इनवाइटेड के जस्ट बाद में कभी भी टू प्रीपोजिशन नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल दिया हुआ है, ही इनवाइटेड टू मी नहीं होगा, ही इनवाइटेड मी होगा, ही इनवाइटेड टू मी नहीं होगा। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले और इनवाइटेड के बाद में कभी भी टू प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन नहीं आता है। आप सिंपली ऐसा ही बोलेंगे, ही इनवाइटेड मी, ठीक है ना। तो इनवाइटेड के बाद में टू प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। लेकिन जो ओकेजन है, अगर उसमें दिया जिस ओकेजन के लिए आपको आमंत्रित किया गया है, तो उस ओकेजन से पहले, उस अवसर से पहले, उस इवेंट से पहले, उस पार्टी से पहले आप
टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे। अब अगला यूज़ देख लेते हैं। छठा यूज़ है टू का लिमिट या एंड पॉइंट, यानी तक के सेंस में भी हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे द वाटर केम टू माई नेक, यानी पानी जो है मेरी गर्दन तक आ गया। ही क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, यानी वो माउंटेन के टॉप तक क्लाइम्ड यानी वो चढ़ा। तो यानी तक के सेंस में भी हम टू का यूज़ करते हैं। अगर आपके सामने ऐसा सेंटेंस आता है तो आपकी जहन में यह बात होनी चाहिए कि टू का यूज़ जो है वो तक के सेंस में भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट यूजेस के बारे में, वो देख लेते हैं। सेवंथ यूज इसका क्या है वो देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। सातवां यूज इसका है इन्फिनेटिव। जब वाक्य में एक से अधिक वर्ब आती हैं तो सेकंड वर्ब के पहले टू लगाते हैं, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है ना, हिंदी में वाक्य ना ने नी साउंड निकलता है, ये अलग बात है, लेकिन आप एग्जाम्पल देख लें। यानी जैसे एग्जाम्पल है आई लाइक टू रीड बुक्स। अब दो वर्ब आई हैं तो दूसरी वर्ब रूल के अकॉर्डिंग दूसरी वर्ब के पहले हम टू लगाते हैं, और वैसे अगर हम ऐसा समझना चाहें तो नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई लाइक टू रीड बुक्स, तो रीड के पहले हमने टू लगाया। यहाँ पर सेंस हो गया कि मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। ही नोज टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलना जानता है। सी इज़ लर्निंग टू स्विम, वो तैरना सीख रही है। तो कहने का मतलब दूसरी वर्ब से पहले हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में। और दूसरा इसका इन्फिनेटिव के रूप में भी यूज़ होता है, जैसे सब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं। जैसे वर्ब से पहले टू लगाकर उसे सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो टू स्विम इज़ माई हॉबी, यानी यहाँ पर टू स्विम है, इसे आप स्विमिंग भी लिख सकते हैं, यानी एज ए जीरंड भी यूज़ कर सकते हैं, और एज ए इन्फिनेटिव यानी सब्जेक्ट के रूप में भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ये एक नाउन का काम करता है। ठीक है, तो टू स्विम इज़ माई हॉबी, तैरना मेरी हॉबी है। अगर टू स्विम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्विमिंग इज़ माई हॉबी। तो कहने का मतलब जब भी सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के रूप में ऐसा सेंटेंस आते हैं तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके उसे सब्जेक्ट बना सकते हैं और इस रूप में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे टू सिंग इज़ डिफ़िकल्ट, यानी गाना जो है वो कठिन होता है। टू सिंग यानी गाना जो है वो कठिन है। टू स्पीक इंग्लिश इज़ नॉट ईजी, अंग्रेजी बोलना इतना आसान नहीं है। इन सभी सेंटेंसेस को आप जीरन का यूज़ करके भी बोल सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, स्विमिंग इज़ माई हॉबी, सिंगिंग इज़ डिफ़िकल्ट, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट ईजी। तो इस तरीके से भी सेंटेंस को आप फॉर्म कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में ऐसी स्टार्टिंग हो रही है वहाँ पर आपको ऐसे प्रीपोजिशन लगाना है तो आप टू लगाकर अपने सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे रूल हैं, सभी रूल्स मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं एट्थ यूज़ की। टू का जो आठवां यूज़ है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू हम लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे हम कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम नरेशन करते हैं उसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसको एक पेन दिया। तो यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब आप इसे इसका पेसिव बनाएंगे, नरेशन की बात नहीं कर रहा, जब इसका पेसिव बनाएंगे आप, एक्टिव से पेसिव बनाएंगे, तो आप जब इनडायरेक्ट जैसे दो तरीके से पेसिव बनता है। जैसे मैंने कहा कि आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक पेन दिया, तो इसका पेसिव दो तरीके से बनेगा। एक तो बन जाएगा ही वॉज गिवन अ पेन बाय मी, ठीक है, या एक हो जाएगा अ पेन वॉज गिवन टू हिम बाय मी, है ना। तो गिवन टू हिम से पहले हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। यहां पर भी एग्जांपल दिया गया है, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम, यानी एक पेन मुझको दिया गया उसके द्वारा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी आप ये जो है टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और सिंपली आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब भी कोई एक्टिव वॉइस, जब भी कोई वॉइस हो जिसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है और डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, तो उसे जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला इसका यूज़ है के प्रति के सेंस में भी हम टू का यूज करते हैं। जैसे यू शुड बी लॉयल टू योर कंट्री, आपको अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। यू शुड बी काइंड टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति आपको दयालु होना चाहिए। डॉग्स आर डेवोटेड टू देयर मास्टर्स, कुत्ते जो होते हैं वो अपने मालिक के प्रति समर्पित होते हैं, डेवोटेड होते हैं। तो इस तरीके से के प्रति के सेंस में भी हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये लगभग 9 यूज हमने अभी तक देख लिए हैं और मुझे उम्मीद है आपको सभी यूज अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। 2 या 3 बार सुनेंगे तो आपके जहन में अच्छी तरीके से ये यूज सेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यूज़ की, और नेक्स्ट यूज़ जो टू का है वो कहाँ पर होता है वो देख लेते हैं। जैसे कि अगला यूज़ है अनुपात दर्शाने के लिए। अनुपात दर्शाने के लिए भी हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, द चांसेस ऑफ सक्सेस आर 4 to 1, यानी 4 में से 1 चांस है सफलता का। तो वहाँ पर जब ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हो तो वहाँ पर 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1, 6 to 2, तो इस तरीके से हम टू का यूज़ करते हैं अनुपात, एक रेशियो दर्शाने के लिए। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है। द रेशियो ऑफ गेटिंग नंबर्स विल बी 10 to 5, यानी 10 में से 5 चांस हैं ना नंबर प्राप्त करने की। नंबर प्राप्त करने का जो अनुपात है 10 में से 5 का है। तो इस तरीके से आप इस सेंस में भी टू का यूज़ करेंगे। तो कुल मिलाकर 10 यूजेस हैं
टू प्रीपोजिशन के, और इनके अलावा कोई और दूसरा यूज बचता भी नहीं है। अगर आपने इन 10 यूजेस को अच्छी तरीके से समझ लिया तो टू से रिलेटेड प्रीपोजिशन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस आता है जहां पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है, तो आप कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहेंगे अगर आप इन 10 प्रीपोजिशन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन की, प्रीपोजिशन नंबर 32, क्योंकि 30 प्रीपोजिशन ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, इसलिए मैंने ये जो वीडियो है 31 प्रीपोजिशन से स्टार्ट किया है। ये हमारा दूसरा प्रीपोजिशन है आज की वीडियो का, जो है टू वर्ड्स। टू वर्ड्स बड़ा सिंपल है। इस टू वर्ड्स का मतलब होता है कि और या तरफ के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। सिंपल यूज है, जैसे आपको बोलना हो ही वॉज रनिंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, यानी वो रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ रहा था, तो की तरफ के सेंस में हम टू वर्ड्स का यूज करते हैं, इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। दूसरा, ही पॉइंटेड टूवर्ड्स द डोर, उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, यानी स्कूल नहीं जा रहा हूं, स्कूल की तरफ जा रहा हूं। अगर आपका सेंस होता कि मैं स्कूल जा रहा हूं तब तो आप गोइंग टू स्कूल लिखते, लेकिन स्कूल नहीं जा रहा बल्कि मैं स्कूल से आगे भी जा सकता हूं, स्कूल की तरफ जा रहा हूं, उसकी दिशा में जा रहा हूं, तो उस सेंस में आप टू वर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, अभी पिछले जो यूज में टू के यूज में मैं आपको बता रहा था कि गो के साथ अगर कोई जगह का नाम जुड़ा हो तो वहां पर हम टू लगाते हैं, तो टू उस जगह के सेंस में होता है और टू वर्ड्स उस जगह की तरफ के सेंस में होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप देख लीजिएगा। अगला, जैसे टू वर्ड्स का यूज भी के प्रति के सेंस में होता है, टू का यूज भी के प्रति के सेंस में होता है। अब वहां पर अकॉर्डिंग टू द सेंस आपको अपना आंसर फिल करना है। कई जगह दो प्रीपोजिशन भी सटीक बैठते हैं, है ना। तो यहां पर जैसे यह वी शुड बी काइंड टूवर्ड्स द पुअर, है ना, वी शुड बी काइंड टू द पुअर, तो दोनों तरीके से आप अपने प्रीपोजिशन को फिल कर सकते हैं। तो हमें गरीबों के प्रति दयालु होना चाहिए। आई ऑलवेज बिहेव रिस्पेक्टफुली टूवर्ड्स टीचर्स, टीचर्स के प्रति मैं हमेशा जो है सम्मानपूर्वक मैं बिहेवियर जो है व्यवहार करता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को टू वर्ड्स का यूज़ करने का मतलब है के प्रति के सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक जो इसका नया इंपॉर्टेंट जो यूज़ है वो ये है, लगभग या करीब के सेंस में भी हम टू वर्ड्स का यूज़ करते हैं। वो देख लेते हैं किस तरीके से आपको करना है। जैसे लगभग या करीब के सेंस में किस तरीके से यूज़ करेंगे, आपको बोलना हो ही विल कम टूवर्ड्स इवनिंग, यानी वो शाम के लगभग आ जाएगा, है ना। अब की तरफ का सेंस नहीं आ रहा है यहाँ पर लगभग या करीब के सेंस में। तो इस सेंस में अगर आपके सामने ऐसा सेंटेंस आ रहा है तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि टू वर्ड्स का यूज जो है लगभग या करीब के सेंस में भी होता है। टूवर्ड्स मॉर्निंग, यानी सुबह के लगभग, सुबह के करीब, हिज टेम्परेचर विल कम डाउन, उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब टू वर्ड्स का एक ये अर्थ जो है ये भी होता है लगभग या करीब के सेंस में। तो आपको पता होना चाहिए ताकि जब भी आपके सामने एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको फिल कर पाए। और अगला यूज इसका है के लिए के सेंस में। 4 यूजेस हैं टू वर्ड्स के। तो के लिए की सेंस में हम किस तरीके से टू वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे वी शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो फॉर का यूज भी के लिए के सेंस में होता है, टू वर्ड्स का यूज भी के लिए के सेंस में होता है ना। बस अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको फिल करना होता है। तो टू वर्ड्स का मतलब के लिए के सेंस में भी हम करते हैं। ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड नथिंग टुवर्ड्स द स्कूल फंड्स, है ना, उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया स्कूल फंड के लिए। तो के लिए के सेंस में भी हम टू वर्ड्स का यूज करते हैं और लगभग या करीब के सेंस में भी टू वर्ड्स का यूज करते हैं, की तरफ के सेंस में भी हम टू वर्ड्स का यूज करते हैं और के प्रति के सेंस में भी हम टू वर्ड्स का यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर टू वर्ड्स के 4 यूजेस होते हैं। ठीक, आप अच्छी तरीके से देख लेना इसको। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन की, और हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ओवर, प्रीपोजिशन नंबर 33। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में देख लेते हैं क्या है। जब कोई वस्तु किसी के ऊपर दूरी पर हो, यानी किसी के ऊपर है, दूरी पर है, स्पर्श की हुई ना है ना, किसी के ऊपर है और टच में नहीं है, तो वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई हंग द लैंप ओवर द टेबल, यानी टेबल के ऊपर मैंने लैंप जो है लटका दिया। तो यानी टेबल को टच में नहीं है, ऊपर लटका हुआ है, तो उस तरीके से हम यहाँ पर ओवर का यूज करेंगे ऊपर के सेंस में। द सीलिंग फैन इज ओवर आवर हेड, यानी सीलिंग फैन होता है जो पंखा जो है मेरे सर के ऊपर है ना। तो ओवर के सेंस में कहने का मतलब ऊपर के सेंस में टच ना हो, छुआ हुआ ना हो, स्पर्श ना हो, तो उस सेंस में हम ओवर का यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज होता है किसी वस्तु किसी के ऊपर दूरी पर हो तथा सांस पर गति कर रही हो। जैसे मिसाल के तौर पर हवाई जहाज को जो प्लेन है वो उड़कर जा रहा है, तो उस सेंस में आप ऐसे ही बोलेंगे द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, यानी मूवमेंट भी है और ऊपर की तरफ है, तो उस सेंस में आप ओवर का यूज करेंगे। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर, यानी पक्षी जो है मूवमेंट भी कर रहे हैं और नदी के ऊपर उड़ रहे हैं, तो उस सेंस में भी आप ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, तो 2 यूजेस हो गए, एक तो ऊपर हो, स्पर्श ना कर रहा हो, तब भी हम ओवर का यूज करते हैं, और ऊपर है और गति हो रही है, कोई चीज मूवमेंट नजर आ रहा है, तब भी आप ओवर का यूज करते हैं।
तीसरा इसका यूज़ है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को ढके, तो ढकने के सेंस में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मिसाल के तौर पर ही पुट अ ब्लैंकेट ओवर द डेड बॉडी, यानी उसने डेड बॉडी के ऊपर ब्लैंकेट यानी पूरा ढक दिया, उसे पूरा कवर कर दिया, तो उस सेंस में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। ही पुट ऑन ए कोट ओवर हिज जैकेट, यानी उसने कोट पहन लिया जैकेट के ऊपर, कहने का मतलब जैकेट को पूरा तरीके से ढक लिया गया है, तो वहाँ पर भी हम ओवर का सेंस करते हैं, पूरी तरीके से ढकने के सेंस में। ठीक है, अगला इसका यूज़ है पूरा या संपूर्ण के अर्थ में। जैसे ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर एशिया, यानी पूरी एशिया को उसने उसकी भ्रमण किया, पूरी एशिया की उसने यात्रा की, तो ऑल ओवर के पूरे संपूर्ण के अर्थ में भी, संपूर्ण के अर्थ में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। ही स्प्रिंकल द वाटर ऑल ओवर द ग्राउंड, यानी पूरे ग्राउंड पर उसने पानी जो है छिड़का है, पानी का छिड़काव किया है, तो इस सेंस में भी हम ओवर का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब पूरा या संपूर्ण के अर्थ में, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूरी तरह से ढक दे तो उस सेंस में, कोई चीज़ आपके ऊपर है और मूवमेंट कर रही है तो उस सेंस में, और कोई चीज़ आपके ऊपर है तो ऊपर के सेंस में, आपको टच नहीं कर रही है तो उस सेंस में भी आप ओवर का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने दिए हुए हैं, तो आपको इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले यूज़ की। ओवर का अगला यूज़ क्या है, वो ये रहा, एक ओर से दूसरी ओर जाना बीच में किसी बाधा को पार करके, है ना, यानी किसी चीज़ के ऊपर से एक ओर से दूसरी ओर छलांग लगाकर कोई चीज़ जाए, तो उस सेंस में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे ही जंप्ड ओवर द टेबल, यानी कोई टेबल रखी हुई है और उसके ऊपर से, उसे बिना छुए उसके ऊपर से कोई अगर जंप लगाता है, तो यानी ऊपर से लगा रहा है, तो इस सेंस में हम ओवर का यूज़ करेंगे। वी टॉक्ड ओवर द गेट, अब गेट है, मिसाल के तौर पर दो लोग बात कर रहे हैं, गेट के ऊपर से वो बात कर रहे हैं, है ना, तो गेट के ऊपर से बात करें तो इस सेंस में, ऊपर के सेंस में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है, इसलिए मैंने काफ़ी एग्जांपल दिए, एग्जांपल को देखकर आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक ओर से दूसरी ओर जाने बीच में किसी बाधा को पार करके, तो उस सेंस में भी हम ऊपर के सेंस में ओवर का यूज़ करते हैं। अगला यूज़ है किसी वस्तु या स्थान पर कोई व्यक्ति या वस्तु गति करे तब। जैसे ये ईयर नियर द कार है, द कार रेन ओवर द बॉडी, यानी रेन ओवर वैसे फ्रेजल वर्ब भी, इसका मतलब होता है कुचल देना। तो कोई चीज़ मूवमेंट करके किसी के ऊपर से जा रही है ना, कोई वस्तु या स्थान पर किसी वस्तु या स्थान पर कोई व्यक्ति या वस्तु गति करे तब, तो रेन ओवर का मतलब वैसे कुचला जाना भी होता है, तो यहाँ पर तो और वैसे भी यही सेंस आएगा इसका। और किसी चीज़ के ऊपर अगर आप मूवमेंट करके, गति करके कोई चीज़ की जा रही है, तो उस सेंस में भी आप ओवर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी वॉज राइटिंग रैपिडली ओवर द पेपर, वो तेज़ी से लिख रही थी, यानी एक पेन की जो है मूवमेंट हो रही है, पेन की गति हो रही है किसी चीज़ के ऊपर, तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हमारा यूज़ है यदि शरीर का कोई अंग किसी वस्तु के ऊपर झुके तब, यानी जब आप किसी के ऊपर झुके हुए हों, तो उस सेंस में भी आप ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे ही क्राउच्ड ओवर ए टाइपराइटर, यानी वो टाइपराइटर के ऊपर झुक गया, यानी अपनी बॉडी, अपना शरीर जो उसके ऊपर उसने झुका दिया। ही बेंट ओवर द बेंच, वो बेंच के ऊपर झुक गया, है ना, तो झुकने के सेंस में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। एक और अगला यूज़ है इसका, 8th यूज़ है से ज़्यादा या से अधिक के अर्थ में। जैसे सी इज़ ओवर 30 ईयर्स ओल्ड, यानी 30 साल से ज़्यादा के सेंस में, यानी ज़्यादा के सेंस में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। आई हैव ओवर 20 बुक्स, यानी मेरे पास 20 किताबों से ज़्यादा किताबें हैं, तो ज़्यादा के सेंस में हम ओवर का यूज़ करते हैं सिंपली। ठीक है, और अगले यूजेस भी देख लेते हैं, कुछ क्या क्या यूज़ हैं, लगभग 15 के करीब इसके यूज़ है, वो देख लेते हैं। अगला यूज़ इसका है शासन के अर्थ में। शासन के अर्थ में, जैसे अकबर रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो रूल्ड ओवर, है ना, शासन किया, तो शासन के अर्थ में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। ही रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम, उसने एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया, तो कहने का मतलब रूल के साथ ओवर वर्ब का और प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर शासन करने के सेंस में इसका अर्थ निकलता है। ठीक है, किसी विषय या मुद्दे पर विचार विमर्श करने या बहस करने के सेंस में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे दे ऑफन क्वेल ओवर पॉलिटिक्स, ठीक है, बहस करना, झगड़ना, इस सेंस में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। वी वर डिस्कसिंग ओवर योर फ्यूचर, हम आपके फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ओवर यानी किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर बहस करना, लड़ना, झगड़ना, विचार विमर्श करना, इस सेंस में हम ओवर का यूज़ करते हैं। जनरली क्वेल के साथ ओवर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिस्कस के साथ भी ओवर, यानी कहने का मतलब किसी विचार विमर्श करने के लिए, किसी बहस करने के लिए, उस सेंस में वहाँ पर हम ओवर का प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हमारा यूज़ है के क्रम में या दरमियान के अर्थ में। जैसे रीड दिस बुक्स ओवर द वेकेशन, यानी वेकेशन के दौरान, वेकेशन के दरमियान, तो उस दरमियान के सेंस में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। द प्रोसेस इज डेवलप्ड ओवर मैनी डिकेड्स, यानी ये प्रक्रिया विकसित हुई है कई दशकों के दौरान, है ना, तो कई दशकों के दौरान जब ऐसा सेंस आता है और आपको अब जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें ऑप्शन में ओवर दिया हुआ है, तो आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि ओवर का एक यूज़ दरमियान के सेंस में भी होता है, तो इजीली आप वहाँ पर फाइंड आउट कर पाएँ और अपनी जो वहाँ पर करेक्ट आंसर आप कर पाए। तो ये चीज़ें छोटे छोटे यूज़ हैं, सभी यूज़ आपको ध्यान होने चाहिए। अगला हमारा यूज़ है किसी रेडियो या टेलीफोन के माध्यम से कोई संदेश दिया जाए तब भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे आई हर्ड इट ओवर द रेडियो, यानी मैंने ये बात रेडियो पर सुनी। शी डजंट वांट टू से इट ओवर, जस्ट अ मिनट देख लेते हैं, ओवर द फोन,
है ना। जैसे ये एग्जांपल्स हैं, ये भी देख लेते हैं। शी डजन वॉन्ट टू से इट ओवर द फोन, यानी वो ये बात फ़ोन पर नहीं कहना चाहती है, तो यानी किसी टेलीफोन किसी माध्यम पर, इस सेंस में भी आपको ओवर का यूज़ करना होता है। ठीक है, अगला हमारा यूज़ है किसी स्थान की दूसरी ओर वस्तु को बताने के लिए। जैसे माई हाउस इज़ ओवर द रोड, यानी दूसरी ओर, एक तरह से एक्रोस की सेंस में भी करते हैं। जैसे हम एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, उस सेंस में भी हम एक्रोस का यूज़ करते हैं। और ओवर का यूज़ भी क्या करते हैं, किसी स्थान के दूसरी ओर वस्तु को बताने के लिए। एक जैसे रोड के किनारे आप खड़े हो और दूसरी ओर किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो, तो आप कह सकते हो माई हाउस इज़ ओवर द रोड, यानी ओवर रोड के उस तरफ है। ही वॉज स्टैंडिंग ओवर द लेक, वो झील के उस तरफ एक पार दूसरी पार खड़ा था। तो इस तरीके से आप किसी स्थान के दूसरी ओर वस्तु को बताने के लिए ओवर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा यूज़ है एक किनारे से दूसरे किनारे तक के अर्थ में भी। जैसे देयर इज़ ए ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन, यानी एक किनारे से उठकर दूसरे किनारे, अगर जैसे जनरली जैसे पुल वगैरह होते हैं वो रेलवे लाइन के ऊपर से होते हैं, तो वहाँ पर भी एक किनारे से दूसरे किनारे के अर्थ में हम ओवर का यूज़ करते हैं। देयर इज़ ए ब्रिज ओवर द रिवर, जैसे नदी के ऊपर कोई पुल बना हुआ है तो वहाँ पर भी इस सेंस में आप ओवर का यूज़ करेंगे। रेलवे लाइन के ऊपर कोई पुल बना हुआ है तो वहाँ पर भी ओवर का यूज़ आप करेंगे। अगला इसका यूज़ है, जो लास्ट यूज़ है, वो है समाप्त होने के अर्थ में, यानी मैच इज़ ओवर। जब कोई मैच खत्म हो जाता है तो हम ऐसे बोलते हैं मैच इज़ ओवर, योर टाइम इज़ ओवर। तो इस तरीके से आप बोलते हैं, तो वहाँ पर भी OVER ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। द स्कूल इज़ ओवर एट 5 PM, यानी 5 बजे स्कूल ओवर हो जाता है, यानी स्कूल समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो वहाँ पर भी समाप्त होने के सेंस में भी हम ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो कुल मिलाकर ये 15 यूजेज़ हैं ओवर प्रीपोजिशन के, और मैं चाहूँगा आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ लें, याद कर लें। एक बार इन्हें आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तो एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ईजिली आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आपको सटीक रूप से फिल करना है। क्योंकि अगर ये यूजेस आपके जहन में होंगे, दिमाग में होंगे, तो ईजिली आप अपना आंसर कर पाएंगे तर्क के साथ में। तुक्का लगाना नहीं पड़ेगा, आप एक फैक्ट के साथ, एक तर्क के साथ अपना आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशन की, और प्रीपोजिशन नंबर 34 है ये विद इन। ईजी सा है, तो कोई ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। देख लेते हैं क्या यूजेस इसका, जस्ट ए मिनट। जैसे समयावधि के अंदर, आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, यानी मैं 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाऊंगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलता है आई विल कम इन 5 मिनट्स, इसका मतलब है मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ विद इन 5 मिनट्स, तो यहाँ पर हो गया एक समय सीमा बता दी गई है कि इसके अंदर अंदर ये काम हो जाएगा, है ना। जैसे ही विल कम विद इन ए वीक, वो एक सप्ताह के अंदर अंदर आ जाएगा। ही विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 आवर्स, वो 2 घंटे में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। यानी एक समय सीमा, एक बाउंड्री बता दी गई है, इसके दरमियान ही पूरा काम किया जाना है। तो कहने का मतलब विद इन का मतलब समयावधि के अंदर के सेंस में हम यूज़ करते हैं। दूसरा इसका यूज़ होता है अनुमानित जगह, दूरी बताने के लिए भी हम अंदर के अंत में इसका जो है विद इन का यूज़ करते हैं। जैसे द स्कूल वॉज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ माई हाउस, यानी कहने का मतलब स्कूल जो है मेरे घर से एकदम पैदल चलने की दूरी जितना ही है, यानी पैदल चलकर आसानी से वहाँ जाया जा सकता है। तो कहने का मतलब एक अनुमानित दूरी या डिस्टेंस बताने, इसके अंदर अंदर ही, एक अंदर के सेंस में हम यूज़ करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, द स्कूल वॉज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, यानी वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर अंदर ही है स्कूल। स्कूल जो था मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर अंदर ही था, यानी ज़्यादा दूर नहीं था। वॉकिंग इतना दूर था कि पैदल चलकर वहाँ पर आराम से जाया जा सके। तो इस सेंस में भी हम विद इन का यूज़ करते हैं। और यूज़ होते हैं इसके जैसे गैर भौतिकी सीमाएँ, जैसे जिन्हें हम देख नहीं सकते, के साथ भी हम अंदर के अर्थ में विद इन का यूज़ करते हैं। जैसे यू हैव टू वर्क विद इन योर लिमिट्स, आपको अपनी सीमाओं के अंदर अंदर आपको काम करना होता है, करना है ना। दिस वर्क इज़ विद इन योर रीच, यानी ये जो काम वो आपकी पहुंच के अंदर है, आपकी रीच के अंदर है, आपकी पहुंच के अंदर है। तो इस सेंस में भी आप विद इन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे विद इन के यूज़। अब बात करते हैं देन क्या, जो सिंपल सा प्रीपोजिशन है। देन का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, देन का यूज़ कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है एज ए प्रीपोजिशन। और एक जगह देन का यूज़ जो होता है वो कंजक्शन के रूप में भी करते हैं। जैसे कई बार आपको ऐसे बोलना होता है, जैसे नो सूनर का यूज़ करके हम कई बार, नो सूनर कंजक्शन है, नो सूनर हैड और प्लस देन, इस कंजक्शन का यूज़ हम जो है कंजक्शन का यूज़ करते हैं, सॉरी इसका वहाँ पर हम नो सूनर के साथ देन कंजक्शन का यूज़ करते हैं। वहाँ पर कंजक्शन देन जो है वो एज ए कंजक्शन के रूप में काम आता है। लेकिन जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन किया जाता है, वहाँ पर देन का यूज़ होता है वो प्रीपोजिशन के रूप में होता है। फिलहाल ये देख लेते हैं, जैसे देन तुलना के रूप में क्या होगा, ही इज़ बेटर देन यू, तो यहाँ पर देन का यूज़ एक कंपैरिजन के रूप में हुआ है, एज ए प्रीपोजिशन हुआ है। लेकिन अगर मान लो एक कंजक्शन के रूप में देन का यूज़ करना होता, जैसे मैं बोलता नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, तो वहाँ पर हम देन का यूज़ करते हैं। नो सूनर हैड के साथ सिंपली हम देन का यूज़ करते हैं। इसका सेंस ये निकल कर आता है कि मैं स्टेशन पर पहुँचा ही नहीं था,
पहुंचा भी नहीं था कि ट्रेन जो है रवाना हो चुकी, डिपार्ट कर चुकी है ना, शुरू वहाँ से रवाना हो चुकी, तो वहाँ पर हम उस सेंस में देन का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर देन का यूज़ वो है एज ए कंजक्शन होता है, और प्रीपोजिशन के रूप में देन जब कंपैरिजन करते हैं तब देन का यूज़ प्रीपोजिशन के रूप में होता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं ही इज़ बेटर देन यू, तो यहाँ पर देन का यूज़ है वो प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है। अब अगला हमारा जो प्रीपोजिशन वो है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है सारी ज़िंदगी भर, पूरी ज़िंदगी भर, तो इस सेंस में हम थ्रू आउट का यूज़ करते हैं। एक एक यूज़ है इनका, बड़ा सिंपल है, आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे थ्रू आउट, सारे दिन भर, पूरी ज़िंदगी भर। आई वर्क थ्रू आउट द नाइट, मैंने पूरी रात काम किया, तो पूरी रात, पूरी ज़िंदगी भर, पूरे ऐसे सेंस में हम थ्रू आउट का यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा प्रीपोजिशन है, नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है वो है विदाउट। विदाउट का यूज़ होता है आई एम नथिंग विदाउट यू, यानी के बिना, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, के बिना के सेंस में हम विदाउट का यूज़ करते हैं। अब का यूज़ बड़ा सिंपल यूज़ है, ऊपर के सेंस में हम यूज़ करते हैं। जैसे प्राइसेस आर राइजिंग अप, यानी कीमतें बढ़ रही हैं, बैलून इज गोइंग अप, गुब्बारा ऊपर जा रहा है, तो ऊपर के सेंस में हम अप का यूज़ करते हैं। अब अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स के बड़े सिंपल हैं। अपवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ, जैसे किसी ने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका तो आप बोलेंगे ही थ्रू द स्टोन अपवर्ड्स, यानी ऊपर की तरफ। वही चीज़ अगर नीचे की तरफ की जाए तो उसे हम बोल देते हैं डाउनवर्ड्स, यानी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स दोनों क्या है, अपोजिट है। तो इस तरीके से अपवर्ड, डाउनवर्ड्स, अप, विदाउट, थ्रू आउट, देन, इनके सिंपल यूज़ हैं, इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। जो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे वो मैंने अच्छी तरीके से डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। जैसे टू है, जैसे ओवर है, इनकी काफ़ी यूजेस थे और सभी यूजेस मैंने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये 10 प्रीपोजिशन आपने अच्छी तरीके से समझ ली हैं, और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि 2 या 3 बार इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लें, ताकि सभी यूजेस अच्छी तरीके से आप उनमें से गो थ्रू हो पाए, आप अपने जहन में अच्छी तरीके से इन्हें सेट कर पाए, ताकि एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता है तो ईजिली आप अपना आंसर सही कर पाए। अब देख लेते हैं इन्हीं प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज। इसको जब आप पूरा कर लेंगे, अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो ये प्रीपोजिशन में किसी तरह का कंफ्यूजन आपके जहन में नहीं रहेगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो सेंटेंसेस हैं। जैसे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जैसे मैंने ऊपर हेडिंग भी डाली हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हेडिंग डाली हुई है मैंने यहाँ पर, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और सभी टू वर्ड्स, ओवर, विद इन, देन, थ्रू आउट, विदाउट, अप, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। कुल मिला के आज की जो वीडियो है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है वो एक तो टू है, एक ओवर है, ठीक है ना। देन का यूज़ भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप, और टू वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी बड़े सिंपल यूज़ हैं। बाकी जैसे थ्रू आउट है, विदाउट, अप, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ये बड़े सिंपल हैं, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें सभी प्रीपोजिशन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो इन्हीं प्रीपोजिशन से रिलेटेड सभी ये जो आगे की जो 50 सेंटेंस हैं आज की इस एक्सरसाइज में, वो आप एक बार देख लें, ताकि आप अच्छी तरीके से आज की इस वीडियो का एक तरह से एक सार समझ पाएँ, अच्छी तरीके से वीडियो को आप समझ सकें। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, ही वर्क थ्रू आउट द नाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थ्रू आउट का मतलब सारा या पूरी के सेंस में आता है, तो यहाँ पर इसका सेंस निकल रहा है ही वर्क थ्रू आउट द नाइट, यानी उसने पूरी रात काम किया। तो जब ऐसा सेंटेंस आपके सामने आता है तो आप इजीली जो प्रीपोजिशन जो है अपना सेट कर सकते हैं यहाँ पर। अगला हमारा एग्जाम्पल है, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज ओवर द रिवर यमुना। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक जगह से दूसरी जगह ऊपर से सेंस में हम ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज ओवर द रिवर यमुना, यानी यमुना नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर वो एक ब्रिज बना रहे हैं। तो ऊपर के सेंस में जब एक किनारे से दूसरे किनारे के सेंस पर आपको कोई प्रीपोजिशन फिल करना है तो वहाँ पर आप ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला हमारा एग्जांपल, जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको, कि यहाँ पर जो देन का यूज़ हुआ है वो एज ए कंजक्शन हुआ है, प्रीपोजिशन नहीं हुआ है। कैसे, जैसे नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। तो यहाँ इसका मतलब हो गया जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर देन का प्रयोग एज ए कंजक्शन हुआ है, प्रीपोजिशन नहीं हुआ है। प्रीपोजिशन के रूप में उसका यूज़ होता है, देन का यूज़ होता है जब आप किसी से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। तो कंपैरिजन जब करते हैं तब प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ किया जाता है। अगला हमारा एग्जांपल है, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, यानी पेड़ के ऊपर चढ़ा है, तो ऊपर के सेंस में हम अप का यूज़ करते हैं। व्हाट विल यू डू विथ थ्रू आउट द विंटर। अब थ्रू आउट द विंटर यहाँ पर इसका मतलब ये हो रहा है कि पूरी सर्दी के दौरान आप क्या करोगे, है ना। तो थ्रू आउट के दौरान यानी सारी सर्दी, या पूरे के सेंस में आप उस दौरान, उस सेंस में हम थ्रू आउट का यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। आई विल रिमेंबर इट थ्रू आउट माई लाइफ, यानी मेरी पूरे जीवन भर, पूरी सारी ज़िंदगी भर, सारे जीवन भर मैं आपको याद रखूँगा, मैं ये याद रखूँगा। तो इस सेंस में भी आप थ्रू आउट का यूज़ करते हैं। प्राइसेस आर फॉलिंग डाउन, तो कीमतें जो है नीचे गिर रही हैं, तो नीचे के सेंस में हम डाउन का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला हमारा एग्जाम्पल है, जस्ट अ मिनट, आई कांट डू दिस वर्क विदाउट यू। तो विदाउट का मतलब यहाँ पर के बिना के सेंस में हुआ है, सिंपली आप समझ पाएंगे इजीली। ही स्वैम टू द मिडल ऑफ द रिवर। अब टू का यहाँ यूज जो है तक के सेंस में हुआ है, यानी वो तैर कर गया टू द मिडल ऑफ द रिवर, रिवर के मध्य तक के सेंस में भी हम टू का यूज करते हैं।
पुट अ क्लॉथ ओवर द टेबल, यहाँ पर ओवर का यूज़ पूरा ढकने के सेंस में किया गया है, यानी पुट अ क्लॉथ, एक कपड़ा रखो, ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर इस तरीके से रखो कि टेबल पूरी ढक जाए, तो पूरा ढकने के सेंस में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। अ पेन वॉज गिवन टू हिम बाई मी, अब टू हिम जैसा कि मैंने आपको बताया था, टू का प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी हम करते हैं जब हम एक्टिव से पेसिव बनाते हैं, है ना, और डबल ऑब्जेक्ट वाला एक्टिव सेंटेंस है उसका जब हम पेसिव बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, देयर इज अ कैनपी ओवर माई हेड, तो हेड के ऊपर छत्र है तो ऊपर के सेंस में, तो ऊपर के सेंस में हम ओवर का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ टच नहीं कर रही हो आपको। पूरी और शॉक्स, आप अपने जो शॉक्स है वो ऊपर करो तो ऊपर के सेंस में हम आपका यूज़ करते ही हैं। द इंसेक्ट्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, जब मैंने आपको बताया कोई चीज़ ऊपर और मूवमेंट कर रही हो तो वहाँ पर हम ऊपर के सेंस में ओवर का यूज़ करते हैं। कैन यू डू इट विद इन ए वीक, विद इन मतलब एक समय सीमा के अंदर, एक समय अवधि के अंदर के सेंस में हम विद इन का यूज़ करते हैं। इमरान सर टॉट मी ओवर एन आवर, ओवर एन आवर यानी एक घंटे से ज़्यादा, यानी ज़्यादा के सेंस में हम ओवर का यूज़ करते हैं। तो ये सभी छोटे छोटे जिनके यूजेस हैं वो आपको अपने जहन में सेट कर लेने, याद कर लेने हैं, ताकि जब भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इजीली आप अपना आंसर सही कर पाए। अब अगली एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज़ जूनियर टू मी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इनके साथ हमेशा और हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, नीचे जा रहा है तो नीचे के सेंस में टू का यूज़ करते हैं। इंग्लिश कैन बी टॉट टू यू बाय हिम, तो टू का दोबारा यूज़ आ गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू का यूज़ करते हैं। एक्टिव से जब हम पेसिव बनाते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं जब उन्हें पेसिव बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी, तो मैंने आपको बताया था प्रीफरेबल, इनसे पहले हम, इनके बाद में हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। स्प्रेड योर हैंडकरचीफ ओवर योर फेस, तो ओवर का मतलब पूरा ढकने के सेंस में यहाँ पर किया गया है, तो पूरा ढकने के सेंस में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। वाटर लेवल इज राइजिंग अप, पानी का स्तर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो ऊपर बढ़ रहा है तो सीधी सी बात हम अप का यूज़ करेंगे। नाउ यू कैन सी हिम फेस टू फेस, फेस टू फेस यानी आमने सामने के सेंस में भी हम फेस टू फेस जनरली हम बोलते भी रहते हैं, तो ऐसा भी सेंटेंस अगर आपके सामने आता है तो आमने सामने के सेंस में हम फेस टू फेस यानी टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। प्लीज़ गिव मी लीव फ्रॉम 12 मार्च टू 15 मार्च, यानी से और तक के सेंस में, जैसा कि मैंने आपको यूजेस में जब हम पीछे जो यूज़ बताए उनमें बताया था कि से और तक का सेंस आता है तो वहाँ पर आप टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ही वॉच टीवी फ्रॉम 3 PM टू 4 PM, तो वही से और तक का सेंस आ रहा है, इसलिए हमने टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। ही इन्वाइटेड मी टू डिनर, तो यानी मैंने आपको बताया था इन्वाइटेड के साथ आप हमेशा टू प्रीपोजिशन, यानी जो भी इवेंट, जो भी ओकेजन, जिस ओकेजन पर आपको इन्वाइट किया गया है उससे पहले आप टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इन्वाइटेड के जस्ट बाद में, यानी इन्वाइटेड के बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके और इन्वाइटेड के बीच में कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। जैसा कि एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, इन्वाइटेड के बाद में मैंने सीधा ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, मी लिखा है, इन्वाइटेड के बाद में मैंने टू नहीं लगाया, बल्कि टू मैंने लगाया है जिस ओकेजन, जिस इवेंट की बात हो रही है उससे पहले, जैसे डिनर से पहले, तो डिनर से पहले मैंने यहाँ पर टू लगा दिया। अगला हमारा एग्जाम्पल है स्प्रेड द शीट ओवर द बेड, यानी बेड के ऊपर आपको शीट को, चादर को बिछाना है तो पूरा ढकने के सेंस में हम ओवर का यूज़ करते हैं। यू नीड टू दिस वर्क ओवर, ओवर यहाँ पर खत्म होने के सेंस में है ना, आपको जरूरत है कि इस काम को ओवर कर दिया जाए, यानी खत्म कर दिया जाए, तो खत्म करने के सेंस में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। ही इन्वाइटेड मी टू डिनर एट 9 PM, तो वही जैसा कि अभी इन्वाइटेड वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, तो आप टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 30 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 30 क्या कहता है, आई लिसन टू दिस न्यूज़ ओवर द फोन, यानी ओवर द फोन यानी किसी फ़ोन पर सुनने के सेंस में भी आप जैसे यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल पीछे जो रूल्स जो बताए उनमें मैंने बताया है, तो उस सेंस में भी आप ओवर का यूज़ करेंगे। ही जंप्ड ओवर द वॉल, ओवर द वॉल है, यहाँ पर वेल नहीं है, वॉल है, दीवार के ऊपर से कूदा, यानी किसी चीज़ के ऊपर से छलांग लगा कर कूद जाना बिना छूते हुए, तो उस सेंस में हम ओवर का यूज़ करते हैं। योर टाइम इज़ ओवर, आपका टाइम खत्म हो गया है, तो खत्म होने के सेंस में ओवर का यूज़ करते हैं। ही इज सुपीरियर टू मी, सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, इनके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। आई हैव स्पेंड 15 लाख, ओवर 15 लाख ऑन दिस हाउस, ओवर यानी यहाँ पर ज़्यादा के सेंस में हम ओवर का यूज़ कर रहे हैं। आई सॉ हिम ओवर द रोड, ओवर यानी रोड के उस तरफ, दूसरी तरफ देखा, मैंने उस रोड की उस तरफ देखा, तो दूसरी तरफ के सेंस में हम ओवर का यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, तो की तरफ के सेंस में हम टूवर्ड्स का यूज़ करते हैं। टू टीच यू इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, यानी यहाँ पर ये जो मैंने ईडियम यूज़ किया है कप ऑफ टी, इसका मतलब होता है मेरे बस की बात नहीं है। तो टू टीच यू इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, यानी तुम्हें पढ़ाना मेरी बस की बात नहीं है। और यहाँ पर जो टू प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है, यहाँ पर ये जैसे एक तरह से मैंने आपको बताया था, जब भी हम सब्जेक्ट के रूप में किसी वर्ब को यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। उसे जेरेंट के रूप में भी कर सकते हैं, नॉन फाइनाइट के रूप में यानी इन्फिनिटी के रूप में भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डोंट फॉल ओवर मी, किसी पर झुकने के सेंस में हम ओवर का यूज़ करते हैं। आई विल कॉल यू ओवर द वीकेंड,
वीकेंड के दौरान, दौरान के सेंस में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। आई वॉज इन्वाइटेड टू अ पार्टी, यानी मुझे इन पार्टी में इन्वाइट किया गया। तो मैंने आपको बताया था इन्वाइट, यहाँ पर देखो ये पैसिव सेंस है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि इन्वाइट के बाद में कभी भी टू प्रीपोजिशन नहीं लगाते, लेकिन वो एक्टिव वॉइस की बात थी। ये यहाँ पर सेंटेंस अपने आप में पैसिव वॉइस है, ठीक है ना। मैंने किसी को इन्वाइट नहीं किया बल्कि मुझे इन्वाइट किया गया, तो उस सेंस में आप टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस जो होते हैं वहाँ पर जस्ट इन्वाइट के बाद में नहीं आता, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको देख पा रहे हैं, आई वॉज इन्वाइटेड टू अ पार्टी, तो यहाँ पर इन्वाइटेड के बाद में टू प्रीपोजिशन लगाए, और टू इन्वाइटेड के बाद में न लगकर ये जो इवेंट है उस इवेंट से पहले यहाँ पर हमने टू प्रीपोजिशन लगाया। अब पीछे मैंने आपको बताया था कि इन्वाइटेड की जिस बाद में आप टू प्रीपोजिशन नहीं लगाते, तो वो उस सेंस में है जब आपका सेंटेंस एक्टिव है। यहाँ पे ये सेंटेंस अपने आप में पैसिव है, ठीक है ना। आई वॉज इन्वाइटेड यानी मुझे आमंत्रित किया गया था टू अ पार्टी, एक पार्टी में, ठीक है। तो इस सेंस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो होते हैं वहाँ पर इन्वाइटेड के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में जो इवेंट है उससे पहले आपको टू प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है। अगला हमारा एग्जांपल है, व्हेन द फिल्म वाज ओवर शी वेंट होम, जब फिल्म खत्म हो गई, ओवर यानी समाप्त हो गई, खत्म हो गई, शी वेंट होम वो घर पर गई। तो खत्म होने के सेंस में हम ओवर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 42, इट इज़ 6:30, यानी 7 बजने में 30 मिनट बाकी है, आधा घंटा बाकी है। तो समय बताने में इस सेंस में हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 43 क्या कहता है, प्लीज़ पे अटेंशन टू योर स्टडीज़, तो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, के प्रति ध्यान दो। तो सेंस में के प्रति के सेंस में भी आप टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और पे के साथ जनरली टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, तो की के साथ भी हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, तो इस सेंस में आप की के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला है, द प्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पर्वतों के ऊपर से प्लेन जो है वो उड़ा है, तो मूवमेंट भी हो रहा है और ऊपर भी है, तो उस सेंस में हम ओवर का यूज़ करते हैं। आई विल कंप्लेन टू द हेड मास्टर, तो आई विल कंप्लेन टू द हेड मास्टर, तो मैं हेड मास्टर के प्रति हेडमास्टर की शिकायत करूंगा। तो इस सेंस में कंप्लेन के साथ जब किसी की शिकायत की जाती है तो आप टू का यूज़ करेंगे, किसी के खिलाफ की जाती है तब अगेंस्ट का यूज़ करेंगे, किसी के बारे में शिकायत की जाती है तो कंप्लेन अबाउट का यूज़ करेंगे। तो तीनों प्रीपोजिशन इसके साथ यूज़ किए जा सकते हैं। जब सेंस आ रहा है किसी की शिकायत की गई है तब आप कंप्लेन के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अगर किसी के खिलाफ शिकायत की गई है तब आप कंप्लेन के साथ अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, और अगर किसी के बारे में शिकायत की गई है तो आप कंप्लेन अबाउट का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी इंसिडेंट के बारे में शिकायत की गई, किसी प्रॉब्लम के बारे में शिकायत की गई, तो वहाँ पर सेंस अकॉर्डिंग टू द सेंस आप प्रीपोजिशन अपना सेट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी की शिकायत की गई इसलिए आप कंप्लेन के बाद में टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अगला हमारा एग्जांपल है, स्टॉप राइटिंग टाइम इज़ ओवर, तो वही बात है, टाइम खत्म हो गया, तो खत्म होने के सेंस में हम ओवर का यूज़ करते हैं। प्लीज़ लिसन टू मी, तो मुझे सुनो, लिसन के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मे यू गेट ओवर कोरोना सून, अब यहाँ पर गेट ओवर एक फ्रेजल वर्ब है। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर होना, जल्दी से ठीक हो जाना, तो उस सेंस में भी यहाँ पर यूज़ किया गया है ओवर का। तो भगवान करे आप जल्दी से कोरोना से रिकवर हो जाए, तो आपको फ्रेजल वर्ब का ध्यान रखना। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर होना, तो उस सेंस में यहाँ पर ओवर का यूज़ किया गया है। और लास्ट एग्जाम्पल है, द मास्टर इज़ वेरी क्रूअल टू हिज सर्वेंट, यानी स्वामी जो है, जो मालिक जो है वो अपने सर्वेंट के प्रति काफ़ी क्रूअल है, निर्दयी है। तो के प्रति के सेंस में हमने यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। तो कुल मिलाकर ये 50 एग्जाम्पल्स थे, और सभी एग्जाम्पल्स यानी सभी जो आज के इस वीडियो में हमने प्रीपोजिशन डिस्कस किए, सभी प्रीपोजिशन को मैंने इन 50 एग्जाम्पल में इंक्लूड करने की कोशिश की है, शामिल करने की कोशिश की है। जो हार्ड प्रीपोजिशन थे, जो थोड़े से टिपिकल माने जाते हैं, कन्फ्यूजिंग माने जाते हैं, उनके सभी यूजेस मैंने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are especially in 9th, 10th and 11th class. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.